क्या होता है जब एक अनजान मेहरबानी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाती है? क्या होता है जब अतीत का एक भूला हुआ साया अचानक आपके आज पर आकर खड़ा हो जाता है? ये कहानी सिर्फ एक अमीर आदमी और एक गरीब बुजुर्ग की नहीं है। ये कहानी है उन छिपे हुए धागों की जो हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं। यह कहानी है एक ऐसे सच की जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और एक हंसते खेलते परिवार में तूफान ले आया। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर मोद्दा पर एक नया राज आपका इंतजार कर रहा है। अर्जुन खन्ना गुरुग्राम के कॉरपोरेट जगत का एक चमकता सितारा था। उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी खन्ना बिल्डर्स आसमान छूती इमारतों की तरह ही बुलंदी पर थी। यह कंपनी उसे अपने सौतेले पिता से विरासत में मिली थी, एक ऐसे इंसान जिन्होंने अर्जुन को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा चाहा था। लेकिन अर्जुन के दिल के एक कोने में आज भी एक घाव था, एक ऐसी याद जो कभी नहीं मिटी। उसके असली पिता मेजर रघुनाथ सिंह कारगिल युद्ध के एक बहादुर सिपाही थे जो देश के लिए लड़ते हुए लापता हो गए थे। सरकार ने उन्हें शहीद घोषित कर दिया था, लेकिन अर्जुन की मां और वो सालों तक किसी चमत्कार का इंतजार करते रहे। अब अर्जुन एक सफल व्यवसायी, एक प्यारा पति और एक छोटे बेटे रोहन का पिता था। लेकिन उसके दिल में अपने उस हीरो पिता की एक धुंधली सी तस्वीर हमेशा जिंदा थी। गुरुग्राम की शाम ट्रैफिक और हॉर्न के शोर में डूबी हुई थी। अर्जुन का बेटा रोहन अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर स्कूल से घर की तरफ बस आच रहा था। सिग्नल हरा हुआ और उसने आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही एक्सीलेटर घुमाया, एक तेज रफ्तार लग्जरी कार कहीं से तूफान की तरह आई। रोहन की आंखें डर से चौधी हो गईं। उसे लगा कि अब सब खत्म। तभी एक मजबूत हाथ ने उसे कॉलर से पकड़ दचकर पीछे खींच लिया। कार एक चीख के साथ उसके सामने से गुजर गई। रोहन कांप रहा था। उसने पलटकर देखा। एक मैले कुचैले कपड़ों में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी सखांती और फिक्र दोनों थी। उस आदमी के चेहरे पर झुर्रियां थीं, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन उसकी पकड़ी आंच में एक फौजी जैसी मजबूती थी। उसने रोहन को कुछ नहीं कहा, बस उसे सड़क के किनारे सुरक्षित खड़ा कर दिया। कुछ ही मिनटों में अर्जुन भी अपनी कार से वहां पहुंच गया। उसने अपने बेटे को एक गंदे दिखने वाले आदमी के साथ देखा तो उसका खून खौल गया। वह गुस्से में कार से उतरा। तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरे बेटे से दूर रहो, उसने उस बुजुर्ग पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में अमीरी का गुरूर और एक पिता की घबराहट मिली हुई थी। वह उस आदमी को ऊपर से नीचे तक शक की निगाहों से देख रहा था। उसे लगा कि यह कोई भिखारी या जेबकतरा है जो उसके बेटे को परेशान कर रहा है। बुजुर्ग आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा। उसकी शांत और गहरी आंखों ने अर्जुन के गुस्से को जैसे बेअसर कर दिया। वह आंखें किसी जज की तरह अर्जुन के अंदर झांक रही थीं, उसके डर और उसके घमंड को तौल रही थीं। तभी रोहन दौड़कर अपने पापा के पास आया। पापा, आप दादाजी पर क्यों चिल्ला रहे हैं? इन्होंने ही मुझे बचाया है। वो कार मुझे उड़ा देती अगर ये मुझे खींचते नहीं। रोहन की आवाज में सच्चाई और मासूमियत थी। अर्जुन ने एक पल के लिए रोहन को देखा, फिर उस बुजुर्ग को। उसका गुस्सा शर्मिंदगी में बदल गया। उसे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हुआ। उसने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और कुछ नोट निकालकर उस आदमी की तरफ बढ़ाए। माफ करना, मैं बस डर गया था। ये तुम्हारी मदद के लिए है। बुजुर्ग ने पैसों की तरफ देखा भी नहीं। मैंने सौदा करने के लिए नहीं बचाया था, बच्चे को संभालिए। उसकी आवाज में एक ऐसी गरिमा थी जो उसके फटे कपड़ों से कहीं ज्यादा कीमती थी। उसने मुद्दकर जाने के लिए कदम बढ़ाया। अर्जुन उस आदमी के आत्मसम्मान से हैरान रह गया। उसे अपनी गलती का और भी ज्यादा एहसास हुआ। रुकिए, उसने पुकारा, कम से कम अपना नाम तो बताइए। बुजुर्ग रुका। रघुनाथ, उसने बस इतना कहा। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इस एहसान का बदला कैसे चुकाए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या आप काम की तलाश में हैं? मेरी कंपनी में एक क्लीनर की जरूरत है।
रहने के लिए एक छोटी सी जगह भी मिल जाएगी। ये एक अचानक लिया गया फैसला था, जो शायद तरस और अपराध बोध से निकला था। रघुनाथ ने एक पल सोचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशमकश थी। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, यह एक शब्द उसकी मजबूरी और उसकी नई शुरुआत दोनों की गवाही दे रहा था। अगले दिन रघुनाथ अर्जुन के शानदार ऑफिस खन्ना बिल्डर्स के सामने खरीदी दिया था। अर्जुन ने उसे सिक्योरिटी के हेड विक्रम रावत से मिलवाया। विक्रम एक रिटायर्ड फौजी था, जिसकी पारखी नजरें रघुनाथ का एक्सरे कर रही थीं। उसे एक बेघर आदमी को इतनी आसानी से नौकरी पर रखना समझ नहीं आ रहा था। इनका ध्यान रखना विक्रम, ये अब यहीं काम करेंगे और स्टोर रूम में रहेंगे, अर्जुन ने आदेश दिया। विक्रम ने अनिच्छा से सिर हिलाया। रघुनाथ को ऑफिस के पीछे एक छोटा सा स्टोर रूम दिया गया। उसमें एक पुरानी चारपाई और एक पंखा था। रघुनाथ के लिए, जो किसी निर्माणाधीन इमारत की सीढ़ियों के नीचे सोता था, यह किसी महल से कम नहीं था। उसने अपना छोटा सा झोला रखा और पहली बार कई महीनों में एक पक्की छत के नीचे चैन की सांस ली। रघुनाथ ने अपना काम पूरी लगन से शुरू किया। वह सुबह सबसे पहले उठता और पूरे ऑफिस को शीशे की तरह चमका देता। उसकी खामोशी और काम के प्रति ईमानदारी कुछ लोगों को खटकती थी, खासकर जूनियर सिक्योरिटी गार्ड संजय को। संजय एक घमंडी और बातूनी लाडी आचका था, जिसे रघुनाथ की उपस्थिति पसंद नहीं थी। क्यों दादा, सड्डी आचक पर भीख मांगने से तो अच्छा है ना यहाँ फर्श घिसना, वह अक्सर ताना मारता। रघुनाथ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, बस अपना काम करता रहता। उसका सब्र और उसकी चुप्पी संजय के घमंड पर सबसे बड़ा तमाचा होता। रघुनाथ ने अपनी जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा बुरे दिन और बुरे लोग देखे थे। संजय तो बस एक नासमझ बच्चा था। लेकिन हर कोई संजय जैसा नहीं था। कंपनी की चीफ अकाउंटेंट मिसेस मेहरा एक बहुत ही दयालु महिला थी। उन्होंने रघुनाथ के काम और उसके शांत स्वभाव पर गौर किया। एक दिन दोपहर में उन्होंने रघुनाथ को बुलाया। रघुनाथ जी, आप सुबह से काम कर रहे हैं, आइए एक कप चाय पी लीजिए। उन्होंने अपने केबिन से एक कप चाय और कुछ बिस्किट उसे दिए। रघुनाथ ने झिझकते हुए कप पकड़ डीएच लिया। सालों बाद किसी ने उसे इतने सम्मान से जी कहकर बुलाया था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। शुक्रिया मैडम, उसकी आवाज भर्रा गई। ये छोटी सी मेहरबानी उसके लिए किसी बद्धी दौलत से कम नहीं थी। उसने उस दिन सीखा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। कुछ दिनों बाद अर्जुन की पत्नी प्रिया और बेटा रोहन ऑफिस आए। प्रिया ने घर से आलू के पराठे और अचार बनाकर एक टिफिन में पैक किया था। वह व्यक्तिगत रूप से रघुनाथ का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। जब वे स्टोर रूम के पास पहुंचे तो रघुनाथ बाहर बरामदे में बैठा सुस्ता रहा था। रोहन दौड़कर उसके पास गया। दादाजी, देखिए माँ आपके लिए क्या लाई है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए टिफिन रघुनाथ को दिया। यह तो बस एक छोटा सा शुक्रिया है रघुनाथ जी। आपने हमारे लिए जो किया हम उसे कभी नहीं भूल सकते। रघुनाथ ने टिफिन ले लिया, लेकिन उसकी नजरें रोहन पर टिकी थीं। उस बच्चे में उसे एक अपनापन महसूस हो रहा था, एक ऐसा खिंचाव जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। रोहन वहीं रघुनाथ के पास बैठ गया। उसे इस शांत और गंभीर दिखने वाले आदमी में बहुत दिलचस्पी थी। दादाजी, क्या आपको जादू आता है? उसने मासूमियत से पूछा। रघुनाथ मुस्कुराया। कई सालों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। उसने जेब से 1 रुपये का सिक्का निकाला और कुछ इस तरह हाथ की सफाई दिखाई कि सिक्का गायब हो गया। रोहन की आंखें हैरानी से फैल गईं। वाह, ये कैसे किया? वह खुशी से चिल्लाया। उस दिन रघुनाथ और रोहन के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की नींव पड़ थी। एक दादा और पोते का रिश्ता, जिससे वे दोनों ही अनजान थे। अर्जुन दूर से यह सब देख रहा था। उसे यह देखकर अच्छा लगा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। एक दोपहर ऑफिस का माहौल अचानक गंभीर हो गया। शहर का सबसे बड़ा और क्रूर रियल एस्टेट टाइकून विक्रांत राणा बिना अपॉइंटमेंट के अर्जुन से मिलने आया था। विक्रांत की छवि एक ऐसे शार्क की थी
जो कमजोर मछलियों को निगल जाता है। उसके आते ही पूरे ऑफिस में एक तनावपूर्ण खामोशी छा गई। रघुनाथ उस समय लॉबी में सफाई कर रहा था। उसने विक्रांत राणा को देखा, उसके महंगे सूट, उसकी आंखों की ठंडक और उसके साथ आए दो बॉडीगार्ड्स को। रघुनाथ को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसने इस तरह के ठंडे और बेरहम लोग पहले भी कहीं देखे हैं। उसकी छठी इंद्री उसे किसी आने वाले खातरे का संकेत दे रही थी। अर्जुन के केबिन के अंदर विक्रांत राणा सिगार का धुआं उड्डा रहा था। खन्ना, मैंने तुम्हारे सौतेले बाप को भी समझाया था और अब तुम्हें भी समझा रहा हूं। यह कंपनी मुझे बेच दो, अच्छी कीमत दूंगा। उसकी आवाज में धमकी और पेशकश का मिश्रण था। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, राणा, मेरे पिता ने यह कंपनी अपनी मेहनत से बनाई थी और उन्होंने कभी इसे बेचने के बारे में नहीं सोचा। मेरा जवाब भी वही है। विक्रांत हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें जहर था। तुम्हारे पिता अपनी जिद की वजह से चले गए, तुम वह गहालती मत दोहराना। ये एक खुली धमकी थी। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हुई, लेकिन एक तूफान की शुरुआत हो चुकी थी। उस दिन लंच के समय सिक्योरिटी हेड विक्रम रघुनाथ के पास आकर बैठ गया। विक्रांत राणा के आने के बाद से वह भी परेशान था। यह राणा बहुत खतरनाक आदमी है रघुनाथ जी, उसने कहा। मैं भी फौज में था। हम ऐसे लोगों को दूर से ही पहचान लेते हैं। इनकी आंखों में इंसानियत नहीं होती। रघुनाथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपनी रोटी खाता रहा। लेकिन विक्रम की बात ने उसके अंदर कुछ छेदाश दिया था। फौज शब्द सुनकर उसके कान खधे हो गए थे। उसे अपना अतीत याद आया, वो वर्दी, वो साथी, वो लड्ढैया। उसने विक्रम को कुछ नहीं बताया, लेकिन विक्रम को लगा कि इस खामोश आदमी के अंदर कई कहानियां डीएफएन है। दोनों के बीच एक अनकहा सा सम्मान का रिश्ता बनने लगा था। एक शाम जब ऑफिस लगभग खाली हो चुका था, लॉबी में एक शराबी घुस आया और हंगामा करने लगा। जूनियर गार्ड संजय घबरा गया और विक्रम को फोन करने लगा। लेकिन इससे पहले कि विक्रम आता, रघुनाथ ने उस शराबी को रोक लिया। उसने चिल्लाने या डोलने के बजाय उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और उससे कुछ ऐसा कहा कि वह शांत हो गया। रघुनाथ ने उसे सहारा देकर गेट के बाहर छोड़ डाच दिया। यह सब उसने इतनी शांति और कुशलता से किया कि जब विक्रम आया तो सब कुछ सामान्य था। संजय ने जब उसे पूरी बात बताई तो विक्रम हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि रघुनाथ कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके अंदर एक छिपी हुई ताकत और समझदारी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इस घटना के बाद विक्रम का रघुनाथ के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया। वह अब उसे सिर्फ एक क्लीनर नहीं, बल्कि एक अनुभवी और सम्माननीय व्यक्ति के रूप में देखने लगा। वह अक्सर अपना लंच रघुनाथ के साथ करने लगा। वे दोनों ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन उनकी खामोशी में भी एक संवाद था। विक्रम उसे फौज के किस्से सुनाता और रघुनाथ चुपचाप सुनता। विक्रम को हमेशा लगता कि रघुनाथ भी कुछ कहना चाहता है, अपने अतीत के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, लेकिन कोई चीज उसे रोक रही है। वह एक बंद किताब की तरह था, जिसके पन्नों पर धूल जम गई थी, लेकिन अंदर कीमती कहानियां छिपी थीं। एक सुबह ऑफिस में हडीडीडीएच कंप मच गया। एक बहुत बड़े सरकारी टेंडर से जुद्धी जरूरी फाइलें अर्जुन के केबिन से गायब हो गई थीं। ये एक बहुत बड़ा झटका था। अगर ये फाइलें विक्रांत राणा के हाथ लग जातीं, तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता था। अर्जुन का पारा रच गया। उसने पूरे स्टाफ को मीटिंग रूम में बुलाया और सब पर चिल्लाया। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। ऑफिस का माहौल पूरी तरह से जहरीला हो गया था। रघुनाथ चुपचाप एक कोने में खड़े यह सब देख रहा था। उसे पता था कि यह विक्रांत राणा का ही काम है, लेकिन सवाल यह था कि उसका मुखबिर कौन है। अर्जुन परेशान होकर अपने केबिन में बैठा था। उसने विक्रम को बुलाया। विक्रम, मुझे लगता है कि हमारे बीच ही कोई गद्दार है, कोई ऐसा जो हमारी जानकारी राणा तक पहुंचा रहा है। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें कुछ करना होगा। अर्जुन ने एक पल सोचा और फिर फैसला किया।
मैं पूरे ऑफिस में खुफिया कैमरे लगवाऊंगा, रिसेप्शन, कॉरिडोर, हर जगह। मुझे जानना है कि यह कौन कर रहा है, लेकिन यह बात हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया। उसी रात जब ऑफिस खाली हो गया तो खुफिया कैमरे लगाने का काम शुरू हो गया। किसी को नहीं पता था कि अब उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे, लेकिन रघुनाथ की नजरें चौकन्नी थीं। एक शाम काम खत्म करने के बाद जब वह ऑफिस से बाहर निकला तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके कान खटीदीधे हो गए। अर्जुन की सेक्रेटरी नेहा शर्मा हडबदधी में ऑफिस से निकली और सड़क के उस पार खड़ी एक महंगी गाड़ी में जाकर बैठ गई। रघुनाथ ने उस गाड़ी को पहचान लिया। यह वही गाड़ी थी जिसमें विक्रांत राणा ऑफिस आया था। उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसे शक हुआ कि दाल में कुछ काला है। नेहा एक साधारण लड़की थी। उसका विक्रांत राणा जैसे आदमी से क्या काम हो सकता था? उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसने नेहा पर नजर रखनी शुरू कर दी। अगले दिन रघुनाथ ने हिम्मत करके अर्जुन से बात करने का फैसला किया। वह जानता था कि यह एक बद्दा खतरा है। अर्जुन शायद उसकी बात पर यकीन न करे और उसे नौकरी से निकाल दे, लेकिन वह चुप भी नहीं रह सकता था। वह अर्जुन के केबिन में गया। साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अर्जुन ने फाइलों से नजर उठाकर उसे देखा। बोलो रघुनाथ। साहब, मैंने कल शाम नेहा मैडम को विक्रांत राणा की गाड़ी में बैठते देखा था। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी रघुनाथ। नेहा सालों से यहां काम कर रही है। लेकिन रघुनाथ की आंखों में जो सच्चाई थी उसे अर्जुन नजरअंदाज नहीं कर सका। उसके मन में शक का बीज पड़ डेच चुका था। अर्जुन ने रघुनाथ की बात को गंभीरता से लिया। उसने मिसेज मेहरा के साथ मिलकर एक जाल बिछाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट की कुछ नकली लेकिन बिल्कुल असली दिखने वाली टेंडर फाइलें तैयार कीं। उन फाइलों में ऐसी जानकारी थी जो विक्रांत राणा को अपनी तरफ खींच सकती थी। शाम को ऑफिस से जाने से पहले अर्जुन ने वह फाइल जानबूझकर अपनी मेज पर छोड़ दी, ऐसी जगह जहां से वह आसानी से दिख जाए। उसने विक्रम को भी अलर्ट कर दिया और खुद अपने लैपटॉप पर कैमरों की लाइव फीड देखने लगा। अब बस इंतजार था कि मछली जाल में फंसे। उस रात, जैसा कि अर्जुन को उम्मीद थी, ऑफिस में कोई आया। कैमरे की फुटेज में साफ दिख रहा था कि नेहा शर्मा दबे पांव अर्जुन के केबिन में घुसी। उसने इधर उधर देखा और जैसे ही उसकी नजर मेज पर रखी फाइल पर पड़ी देखी, उसने झट से उसे उठाया और अपने पर्स में छिपा लिया। फिर वह चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गई। अर्जुन यह सब लाइव देख रहा था। उसका खून खौल रहा था। जिस लड़की पर उसने इतना भरोसा किया, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। उसे रघुनाथ की समझदारी पर गर्व भी हुआ। एक अनपढ़, बेघर आदमी की नजरें उसके पढ़े लिखे स्टाफ से ज्यादा तेज निकली। अगली सुबह जब नेहा ऑफिस आई तो वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही थी। अर्जुन ने उसे अपने केबिन में बुलाया। नेहा, कल रात तुम मेरे केबिन में क्यों आई थी? नेहा का चेहरा सफेद पट्टी एच गया। नहीं, नहीं सर, मैं तो नहीं आई, उसने हकलाते हुए कहा। अर्जुन ने अपना लैपटॉप घुमाया और रात की वीडियो रिकॉर्डिंग चला दी। वीडियो देखकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगी और माफी मांगने लगी। अर्जुन ने उसे एक शब्द नहीं कहा, बस सिक्योरिटी को बुलाकर उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होती। उस दिन ऑफिस के लोगों ने सीखा कि अर्जुन खन्ना जितना नरम दिल है, उतना ही सख्त भी हो सकता है। नेहा के जाने के बाद ऑफिस का माहौल कुछ दिनों के लिए शांत हो गया। अर्जुन ने रघुनाथ को अपने केबिन में बुलाया और उसे एक लिफाफा दिया जिसमें एक मोटी रकम का बोनस था। यह तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी का इनाम है रघुनाथ। तुमने कंपनी को एक बड़े नुकसान से बचाया है। रघुनाथ ने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन अर्जुन ने जबरदस्ती उसके हाथ में थमा दिए। अर्जुन को इस आदमी के प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। एक ऐसा सम्मान जो सिर्फ एक कर्मचारी के लिए नहीं था। उसे लगता था
कि इस आदमी के साथ उसका कोई पुराना रिश्ता है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या। एक दोपहर अर्जुन यूं ही सिक्योरिटी रूम में बैठकर पुरानी सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। वह बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि सब कुछ ठीक है। अचानक एक फुटेज पर उसकी नजरें ठहर गईं। यह कुछ दिन पहले की थी, जब रघुनाथ वॉशरूम जाने के लिए अपनी गंदी शर्ट उतार रहा था। जैसे ही रघुनाथ ने शर्ट उतारी, उसकी पीठ और कंधे पर कुछ पुराने जख्मों के निशान दिखे और उसकी बांह पर एक पुराना टैटू। अर्जुन उस टैटू को देखकर जम सा गया। वह एक खास रेजिमेंट का निशान था, एक ऐसा निशान जिसे वह बचपन से एक तस्वीर में देखता आया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। अर्जुन किसी तूफान की तरह ऑफिस से निकला और घर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। घर पहुंचकर वह सीधे स्टोर रूम में गया और एक पुराना संदूक निकाला। उस संदूक में उसकी मां की पुरानी यादें थीं और एक फोटो एल्बम। कांपते हाथों से उसने एल्बम खोली। एक पन्ने पर उसके असली पिता मेजर रघुनाथ सिंह की एक तस्वीर थी, जो उन्होंने अपनी फौजी वर्दी में खिंचवाई थी। तस्वीर में वह मुस्कुरा रहे थे और उनकी बांध पर वही टैटू साफ दिख रहा था। वही रेजिमेंट का निशान जो उसने अभी अभी सीसीटीवी फुटेज में देखा था। अर्जुन के हाथ से एल्बम छूट गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह असंभव था, लेकिन सच उसकी आंखों के सामने था। पूरी दुनिया अर्जुन के लिए एक पल में बदल गई। वह आदमी जिसे वह एक बेघर, लाचार बुजुर्ग समझ रहा था, वही कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पिता था। उसका हीरो, जिसे वह मरा हुआ समझता था, इतने सालों से जिंदा था और उसके ही ऑफिस में फर्श साफ कर रहा था। अर्जुन को अपने आप पर घिन आने लगी। उसने अपने पिता को भिखारी समझा, उन पर चिल्लाया, उन्हें नौकर की तरह रखा। अपराध बोध का एक भारी पत्थर उसके सीने पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सच का सामना कैसे करे। वह कैसे अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन ऑफिस पहुंच गया। वह सीधे रघुनाथ के स्टोर रूम में गया और दरवाजा खटखटाया। रघुनाथ ने दरवाजा खोला तो अर्जुन को देखकर हैरान रह गया। अर्जुन बिना कुछ कहे अंदर आया और उसने वह तस्वीर रघुनाथ के सामने रख दी। तस्वीर देखते ही रघुनाथ की बूढ़ी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। तुम मेरे बेटे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। वह भी अपने पिता के पास जमीन पर बैठ गया। सालों की दूरी, गलतफहमियां और दर्द उन दोनों के आंसुओं में बह रहे थे। पिता और पुत्र इतने सालों बाद मिले थे, एक ऐसी परिस्थिति में जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रघुनाथ ने कांपती आवाज में अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे कारगिल युद्ध के दौरान उसे दुश्मन ने पकड़ लिया था। सालों तक वह उनकी कैद में रहा, जहां उसे बेइंतहा तकलीफें दी गईं। जब वह किसी तरह वहां से भागा और वापस अपने शहर आया, तो उसे पता चला कि उसका घर बिक चुका है और उसका परिवार कहीं जा चुका है। उसने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हारकर और शर्मिंदगी के कारण कि वह एक सैनिक होकर अपने परिवार को नहीं ढूंढ पाया, उसने अपनी पहचान छिपा ली और एक गुमनाम जिंदगी जीने लगा। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे इस हालत में देखे और उस पर तरस खाए। अब बताने की बारी अर्जुन की थी। उसने अपने पिता को बताया कि कैसे सरकार से शहादत की खबर मिलने के बाद उसकी मां टूट गई थी। कैसे वे लोग वह शहर छोड़ भाग कर गुरुग्राम आ गए थे। उसने अपने सौतेले पिता के बारे में बताया, जिन्होंने उसे पिता का प्यार दिया और अपना नाम भी। उसने बताया कि कैसे उसकी मां कुछ साल पहले ही गुजर गईं और अपने आखिरी समय तक वह अपने पहले पति को याद करती थीं। दोनों बाप बेटे एक दूसरे की कहानियां सुनकर रोते रहे। उन्होंने जिंदगी के वो पन्ने साझा किए जो उन्होंने एक दूसरे के बिना जिए थे। उस छोटे से स्टोर रूम में उस दिन तो टूटे हुए दिल फिर से जुड़धा रहे थे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि विक्रांत राणा अब और भी खतरनाक हो जाएगा, खासकर जब उसे पता चलेगा कि उसका मुखबिर पकद्धा जा चुका है।
उसने पुलिस के एक बड़े अधिकारी से संपर्क किया, जिसे उसके सौतेले पिता जानते थे। पुलिस की सलाह पर अर्जुन ने राणा को उकसाने के लिए एक चाल चली। उसने बाजार में यह झूठी खबर फैला दी कि उसे एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिला है, जो उसकी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह खबर राणा के लिए आग में घी का काम करने वाली थी। अर्जुन जानता था कि अब राणा कोई बद्धी और बेवकूफाना हरकत जरूर करेगा, और पुलिस उसी का इंतजार कर रही थी। यह झूठी खबर सुनकर विक्रांत राणा आग बबूला हो गया। उसने अपनी सारी हदें पार करने का फैसला कर लिया। उसे लगा कि अर्जुन को झुकाने का अब एक ही रास्ता है, और वह था उसके बेटे रोहन को निशाना बनाना। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया कि वे रोहन को अगवा कर लें। उस दिन रोहन अपने स्कूल के बाद रघुनाथ के साथ पास के एक पार्क में गया हुआ था। राणा के गुंडे पहले से ही उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने रोहन को पकड़ बेचने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह जिस बूढ़े आदमी को कमजोर समझ रहे हैं, वह भारतीय सेना का एक प्रशिक्षित कमांडो रह चुका है। जल उठी। उनका बूढ़ा शरीर एक फौलादी मशीन में बदल गया। उन्होंने अपनी फौजी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों गुंडों को पल भर में धूल चटा दी। उसी समय अर्जुन की सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और उन गुंडों को रंगे हाथों पकड़ DDH लिया। गुंडों से पूछताछ के बाद विक्रांत राणा के खिलाफ अपहरण की साजिश रचने के पुख्ता सबूत मिल गए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन अर्जुन ने अपने पिता को सिर्फ एक पिता के रूप में नहीं, बल्कि एक असली हीरो के रूप में फिर से पाया। वह रघुनाथ को अपने घर ले आया, उस घर में जहां उन्हें बहुत पहले होना चाहिए था। रघुनाथ ने अपनी खोई हुई जिंदगी, अपना बेटा और अपना पोता, सब कुछ वापस पा लिया। उनका परिवार अब पूरा हो चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते खून से बनते हैं, लेकिन उन्हें सम्मान और प्यार से सींचा जाता है। और एक सच्चा हीरो कभी अपनी चमक नहीं खोता, भले ही उस पर वक्त की कितनी ही धूल क्यों न जम जाए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं, आपके लिए परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है।